तो आज एक फिर से हम न्यू जोश न्यू जुनून के साथ फिर से एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड। क्या पढ़ेंगे? तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड के बारे में जानेंगे कि ब्लड आखिर हमारे बॉडी में किस तरह से अरेंज्ड है और कितना पाया जाता है। ओवरऑल ब्लड के बारे में जानेंगे। तो एक अच्छे से आज ब्लड का जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा। ब्लड का टोटल 4 वीडियो रहेगा। एक इंट्रोडक्शन, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। टोटल 4 वीडियो रहेगा ब्लड का। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर के निकाल के बैठेंगे और मेरे साथ साथ रनिंग नोट्स बनाएंगे। ठीक, बाकी आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज ब्लड के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ब्लड क्या है? तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो उससे पहले हम ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये हमारा ब्लड जो है, ये ब्लड हमारा ओरिजिनेटेड कैसे हुआ, हमारे बॉडी में ब्लड कैसे बना, कौन बनाया ब्लड। क्योंकि अगर हम जाने तो हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है, पूरा बॉडी जो बना है वो सिर्फ 3 जर्म लेयर से बना है, जिसका नाम है वहां 3 जर्म लेयर। एक एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो हमारा इसी 3 लेयर से हमारा पूरे बॉडी का फंक्शन, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर हमारा इसी 3 जर्म लेयर से बना है। तो इनमें से ऐसा कौन सा जर्म लेयर है जिससे हमारा ब्लड बना है? तो वो हमारा जो मीजोडर्म है, इसी से हमारा क्या बना है? ब्लड बना है। कौन सी जर्म लेयर से ब्लड बना है? तो मीजोडर्म लेयर से क्या बना है? तो ब्लड बना है। कोई पूछेगा अगर कि हमारे ब्लड का जो ओरिजिनेट हुआ है वो कहां से हुआ है, जिस तरह की हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर इन्हीं तीनों लेयर से हुआ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो हमारा ब्लड इनमें से कौन सी लेयर से ओरिजिनेटेड हुआ है? तो ब्लड कौन सी लेयर से ओरिजिनेटेड हुआ है? तो मेसोडर्म। पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड हमारा कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेटेड हुआ। तो ब्लड कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेटेड हुआ है? तो मेसोडर्म। हम ब्लड को बोल सकते हैं ब्लड इज ए मेसोडर्मल ऑर्गन। ब्लड क्या है सर? एक मेसोडर्मल ऑर्गन है। दूसरा ये जानते हैं, अब तो ये हमें मालूम हो गई कि ब्लड हमारा जो बना है वो मेसोडर्म से बना है। किससे बना है? मेसोडर्मल ऑर्गन। ब्लड पूरा ही लिख देते हैं, ब्लड इज ए मेसोडर्मल ऑर्गन। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए मेसोडर्मल ऑर्गन। अब ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक एडल्ट मेल या एडल्ट फीमेल में, एडल्ट पर्सन में हमारा ब्लड कहाँ बनता है? तो सभी का ये कमेंट आएगा कि ब्लड जो बनता है वो हमारा लॉन्ग बोन में बनता है। कहाँ बनता है? लॉन्ग बोन में बनता है। आखिर लॉन्ग बोन में क्यों बनता है? क्योंकि लॉन्ग बोन में इसलिए बनता है क्योंकि लॉन्ग बोन में ही हमारा पाया जाता है लॉन्ग बोन में ही हमारा पाया जाता है बोन मैरो। क्या? बोन मैरो। और बोन मैरो में ही सबको मालूम है कि हमारा जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक, तो अब ये तो एडल्ट पर्सन की बात हो गई। अब हम कहेंगे कि नहीं, अब कोई बोलेगा कि जो बच्चा है जो अपनी माँ के गर्भ में पल रहा है
उसमें कहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन होता है, कौन ब्लड फॉर्मेशन करता है, उसमें तो लंबी हड्डियां नहीं पाई जाती, वो तो बहुत छोटा होता है, फिर उसमें ब्लड कहाँ से फॉर्मेशन होता है, तो हम लिख लेते हैं फीटस। तो फीटस जो होता है 3 मंथ तक जो होता है वो होता है किस चीज में, 3 मंथ तक किस चीज में होता है, तो ये होता है यॉक सैक। एंड 3 मंथ के बाद जो होता है वो कहाँ होता है, 6 मंथ तक लीवर एंड स्प्लीन, ये लीवर एंड स्प्लीन में होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का निर्माण बच्चों में कहाँ होता है, क्योंकि बच्चा नहीं कहने का मतलब फिटस जो अपने माँ के गर्भ में पल रहा, तो ऑप्शन में रहता है क्या, लीवर। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लड का निर्माण बच्चे में कहाँ होता है, जो फिटस है तो लीवर में होता है, ये पॉइंट याद रखना। अब ये आती है कि हम तो बोल दिए कि ब्लड का जो निर्माण होता है वो हमारा लॉन्ग बोन में होता है, कहाँ होता है, लॉन्ग बोन में होता है। लेकिन जब हम लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखें तो अभी पता चलेगा, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। ये हमारा एक लॉन्ग बोन है, तो इस जो पूरा बोन यहां से यहां तक होता है, इस बोन को बोला जाता है कॉम्पैक्ट बोन, क्या, कॉम्पैक्ट बोन। और ये जो ये बोन होता है इसको बोला जाता है स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन। तो अब तो हमारा लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन का दो नाम यहाँ पे है, एक स्पॉन्जी बोन और एक कॉम्पैक्ट बोन। तो हमारा ब्लड कहाँ बनता है, तो हमारा ब्लड इसी स्पॉन्जी बोन में बनता है। ब्लड कहाँ बनता है, क्योंकि ये स्पॉन्जी बोन में क्या होता है, हमारा यहाँ पे इस तरह से रेड बोन मैरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेड बोन मैरो यहीं पे पाया जाता है। इसलिए हमारा जो ब्लड बनता है वो कौन सा बोन में बनता है, तो स्पॉन्जी बोन में बनता है। कौन सी बोन में बनता है, स्पॉन्जी बोन में बनता है, ना कि कॉम्पैक्ट बोन में। हालांकि इसका देखेगा तो बहुत नाम होता है इसका, कॉम्पैक्ट बोन होता है, इसके अंदर मेड्यूलरी कैनाल पाया जाता है और इपीफाइसिस होता है, डाइफाइसिस होता है, इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस, फिर वो यहाँ पे होता है इपीफाइसिस। तो हमको वो नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि हमारा जो ब्लड बनता है वो कौन सी बोन में बनता है, तो लॉन्ग बोन में बनता है। लॉन्ग बोन में कौन सा बोन में बनता है, तो स्पॉन्जी बोन में बनता है। स्पॉन्जी बोन में ही क्यों बनता है, क्योंकि स्पॉन्जी बोन में हमारा पाया जाता है रेड बोन मैरो, इसलिए हमारा ब्लड जो है वो स्पॉन्जी बोन में पाया जाता है। अब रेड बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होना क्या बोला जाता है, ब्लड का फॉर्मेशन होना क्या बोला जाता है, ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड सेल, ब्लड नहीं, ब्लड सेल फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, तो ब्लड सेल फॉर्मेशन को बोलते हैं हीमेटोपोएसिस। क्या बोलते हैं, हीमेटोपोएसिस, या इसी को बोला जाता है हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस। तो दोनों का नाम सेम ही है, हेमेटोपोएसिस बोले या हीमोपोएसिस बोले। तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्लड सेल फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, तो हेमेटोपोएसिस बोला जाता है। लेकिन अभी हमने एक बात ये बोली थी कि हमारा ब्लड जो है वो लॉन्ग बोन में पाया जाता है। हमारा कौन सा लॉन्ग बोन होता है, तो वो देख लेते हैं। क्योंकि हमारा जो बोन को डिसाइड किया गया है, बोन को कैटेगराइज किया गया है, वो दो भाग में बांटा गया है, दो कैटेगरी में। तो एक बोन को हमें बांटे हैं, ओवरऑल बोन को दो भागों में, एक एक्सियल आता है, एक एपेंडिकुलर आता है। क्या आता है, एपेंडिकुलर। अब बात ये आती है, आप लोग ये बोलिएगा कि आप तो बोल दिए कि जो हमारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है वो लॉन्ग बोन में होता है, तो अब लॉन्ग बोन कहाँ कहाँ पाया जाता है ये हमें मालूम ही नहीं है।
तो एक्सियल में कौन कौन सा लॉन्ग बोन होता है, एपेंडिकुलर में कौन कौन सा लॉन्ग बोन होता है वो जानते हैं। तो एक्सियल में ऐसा कौन कौन सा हमारा लॉन्ग बोन आता है, तो एक्सियल में पहला हमारा आ जाता है स्कल, उसके बाद हमारा आ जाता है रिब्स, उसके बाद हमारा आ जाता है क्लेविकल, उसके बाद हमारा आ जाता है स्टेर्नम, उसके बाद हमारा आ जाता है स्टेर्नम के बाद इतना आता है स्कल, रिब्स, क्लेविकल, स्टेर्नम, और भी होता है इसी आप लिख सकते हो। अब एपेंडिकुलर में हमारा कौन कौन सा बोन आता है जिसमें कि हमारा रेड बोन मैरो पाया जाता है और उसमें हमारा ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है, तो कौन कौन होता है तो वो देखते हैं। तो एपेंडिकुलर में क्या होता है, सबसे लंबा बोन ये देखो हमारा ह्यूमेरस, ह्यूमेरस, उसके बाद रेडियस, अल्ना, उसके बाद हमारा आ जाएगा फीमर जो कि पूरे बॉडी का सबसे लंबा बोन है, फीमर, उसके बाद हमारा आ जाएगा फीमर के बाद आ जाएगा टिबिया, उसके बाद आ जाएगा फिबुला। ये सभी क्या है, लॉन्ग बोन है और इसी में हमारा क्या होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। इसी में क्या होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ये पता चल गया कि आखिर हमारा लॉन्ग बोन में ब्लड बनता है। लॉन्ग बोन में क्यों ब्लड बनता है, वो इसलिए बनता है कि हमारा लॉन्ग बोन में रेड बोन मैरो पाया जाता है। आखिर कौन कौन सा लॉन्ग बोन होता है वो भी हम देख लिए, कौन कौन सा लॉन्ग बोन है, कहां पे हमारा ब्लड बनता है। अब ये देखेंगे कि हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा, नोट्स के लिए दिक्कत नहीं है, नोट्स आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। हम करते हैं इसको रिमूव। अब ये देखते हैं कि अगर हमारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन, किसका देखेंगे, ब्लड सेल फॉर्मेशन, अगर हमारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर हो रहा है तब उसे क्या बोलेंगे, बोन मैरो। अगर हमारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर हो रहा है तब हम इसे बोलेंगे मेड्यूलरी हिमेटोपोइसिस। क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस। अगर हमारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो के अलावा आउटसाइड ऑफ बोन, आउटसाइड ऑफ बोन, अगर हमारा ब्लड का निर्माण बोन मैरो के अलावा, बोन के अलावा, लॉन्ग बोन के अलावा कहीं पे हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, जैसे कि हमने बोला था लीवर एंड स्प्लीन, अगर यहां पे हमारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है तब हम उसे क्या बोलेंगे, तो तब हम उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस क्या बोलेंगे। तो अब इतना मालूम हो गई कि ब्लड सेल को फॉर्मेशन को बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। अगर हमारा बोन मैरो में ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तब उसे हम बोलेंगे मेड्यूलरी हिमेटोपोइसिस। अगर हमारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन के अलावा, बोन मैरो के अलावा फिर बॉडी के अदर साइड में हो रहा है, बोन के अदर साइड में हो रहा है, तब उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा हिमेटोपोइसिस। ये पॉइंट समझ में आया। अब देखेंगे कि ब्लड का ओरिजिनेटेड कैसे हुआ। हम तो बोल दिए हैं ब्लड जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले बोन मैरो में, सबसे पहले मेसोडर्मल ऑर्गन में पता चला कि हमारा मेसोडर्मल ऑर्गन से ही ब्लड का ओरिजिनेटेड हुआ। फिर ये पता चला कि एक एडल्ट
अडल्ट ह्यूमन है तो उसमें ब्लड कहाँ बनता है? एक अडल्ट ह्यूमन में लॉन्ग बोन में पाया जाता है। लॉन्ग बोन में क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो लॉन्ग बोन में हमारा बोन मैरो पाया जाता है, इसलिए लॉन्ग बोन में पाया जाता है। अब ये देख लिए कि अगर हमारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर हो रहा है, लॉन्ग बोन में हो रहा है, तब उसको हम बोलेंगे कि मेड्यूलरी हीमेटोपोइसिस। अगर हमारा बोन के अलावा हमारा ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, बोन मैरो के अलावा, तब हम उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हीमेटोपोइसिस। अब ये देखेंगे ब्लड का किस तरह से ओरिजिनेटेड होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो किस तरह होता है उसके लिए पहले एक बार देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं। हम वीडियो तो अब ये देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से ब्लड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लड बनता है वो कैसे बनता है? सबसे पहले आता है हमारा हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, क्योंकि ये आपको पता होगा कि हमारा एक स्टेम सेल ही ऐसा होता है जो कि पूरे इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये एक से ज्यादा सेल्स का फॉर्मेशन करता है। स्टेम सेल क्या करता है? एक से ज्यादा सेल बनाता है। तो ये बहुत सारा सेल बना रहा है, हमारा आरबीसी बना रहा है, हमारा डब्ल्यूबीसी बना रहा है, हमारा प्लेटलेट्स बना रहा है। किस तरह से हमारा आरबीसी बन रहा है, किस तरह से प्लेटलेट्स बन रहा है, किस तरह से डब्ल्यूबीसी बन रहा है, वही देखेंगे। तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल क्या होता है? ये पहले कैटेगराइज्ड होता है दो भागों में। ठीक, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल क्या होता है? कैटेगराइज्ड होता है दो भागों में। इसे बोलते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल और माइलॉइड स्टेम सेल। इसको क्या बोलते हैं? माइलॉइड। स्पेलिंग देख लेना, अगर गलती हो तो फिर सही कर लेना। माइलॉइड स्टेम सेल, और इसे बोला जाता है लिम्फोइड स्टेम सेल। ये माइलॉइड स्टेम सेल क्या होता है? इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये आरबीसी भी बनाता है, ये प्लेटलेट्स भी बनाता है, और डब्ल्यूबीसी की कुछ टाइप भी बनाता है। तो ये क्या क्या बनाता है वो देखते हैं। ये तो सबसे पहले आरबीसी बनाता है एंड प्लेटलेट्स बनाता है। प्लेटलेट्स एंड क्या बनाता है? ये माइलॉइड स्टेम सेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मायोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट। ये माइलोब्लास्ट क्या करता है? आगे किस किस चीज का फॉर्मेशन करता है वो देख लेते हैं। ये डब्ल्यूबीसी की 4 टाइप्स को फॉर्मेशन करता है। क्या क्या बनाता है? ये बनाता है न्यूट्रोफिल बनाता है एंड एसिनोफिल्स बनाता है। एसिनोफिल्स बनाता है एंड क्या बनाता है? बेसोफिल्स बनाता है। बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट बनाता है। क्या बनाता है? मोनोसाइट बनाता है। तो लाइट कट गई है, देख रहे हैं। चलो, साफ तो आ रहा है लेकिन लाइट कट गई, आ जाएगी कुछ देर में लाइट। जब तक वीडियो हम कंटिन्यू ही रखते हैं। तो मोनोसाइट, ये जो मायोब्लास्ट होता है वो क्या बनाता है? तो न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, जो कि एक डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है। ये लिम्फोइड स्टेम सेल इसमें पहले कन्वर्ट होता है। तो ये कन्वर्ट होता है लिम्फोब्लास्ट में। इसमें लिम्फोब्लास्ट। ये लिम्फोब्लास्ट क्या करता है? आगे जाकर के डब्ल्यूबीसी की टाइप्स बनाता है। कौन कौन सा टाइप्स बनाता है? तो ये बनाता है हमारा बी सेल, टी सेल और एनके सेल। ये एनके सेल क्या है? बहुत सारा को ये लग रहा होगा, तो ये एनके सेल कुछ नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये एनके सेल एक डब्ल्यूबीसी की टाइप है जिसे बोला जाता है नेचुरल किलर सेल
सेल जो कि नेचुरल टाइप से क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी पैथोजन के खिलाफ किल करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? किल करने का काम करता है। तो ये हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी की टाइप का किस तरह से डेवलप्ड हो रहा है, कौन सा सेल कर रहा है, एक स्टेम सेल। देखे कि एक स्टेम सेल किस तरह से ये पूरी की पूरी ब्लड को बना रहा है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? तो हम इसे करते हैं इरेज। एक बार और बता देते हैं कि जो हम ये देख रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से आरबीसी बन रहा है, किस तरह से डब्ल्यूबीसी बन रहा है, किस तरह से प्लेटलेट्स बन रहा है, आखिर ये सभी ब्लड सेल को बना कौन रहा है? तो बना तो रहा है ये हमारा स्टेम सेल। बना कौन रहा है? तो बना रहा है हमारा ये स्टेम सेल। किस तरह से बना रहा है तो वो देखते हैं। ये स्टेम सेल हिमेटो, अब स्टेम सेल के आगे हिमेटोपोएटिक इसलिए लगाए हैं कि हिमेटो का मतलब होता है ब्लड, पोएटिक का मतलब होता है सेल, तो इसलिए हम लगाए। ब्लड सेल का किस तरह से स्टेम सेल से हमारा ओरिजिनेटेड हो रहा है वो देख रहे हैं। तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से क्या बना? माइलॉइड स्टेम सेल बना और लिम्फोइड स्टेम सेल बना। ये माइलॉइड स्टेम सेल किस किस चीज का फॉर्मेशन करता है? तो ये आरबीसी बनाता है और प्लेटलेट्स बनाता है। और क्या बनाता है? ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? मायोब्लास्ट में। मायोब्लास्ट क्या करता है? न्यूट्रोफिल्स बनाता है, एसिनोफिल्स बनाता है, बेसोफिल्स बनाता है एंड मोनोसाइट बनाता है। ये लिम्फोइड स्टेम सेल जो होता है ये एक तरह से लिम्फोसाइट बनाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की 5 टाइप्स होती है। कौन कौन टाइप होती है? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो यहां से बनता है हमारा लिम्फोसाइट। ये लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है। पहले लिम्फोब्लास्ट क्या बनाता है? बी सेल बनाता है, टी सेल बनाता है और एनके सेल बनाता है। इन सब को डब्ल्यूबीसी में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। लाइट कट गई है तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो रोक नहीं सकते, क्योंकि हमको बहुत सारा काम है, इसलिए आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। दिख रहा है साफ साफ, तो क्वालिटी बढ़ा के आप लोग कंटिन्यू वीडियो रखिएगा। अब तो हमें पता चल गया किस किस तरह से आखिर हमारा ब्लड बना। ये तो यहाँ तक ब्लड बनने की बात थी। अब देखते हैं ब्लड की बहुत सारा हम कुछ ब्लड से, ये तो पूरा नॉलेज के लिए इतनी सारी बातें थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं ब्लड का, जो हम लिख के बता रहे हैं। ब्लड क्या होता है? तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड इज ए कोलाइड। ब्लड क्या है? एक कोलाइड है। इस कोलाइड, ब्लड इज ए कोलाइड। ये कोलाइड कितना होता है? 10 से लेकर के इसका 100 नैनोमीटर होता है कोलाइड, ब्लड का कोलाइड। ये देख लेना। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। ब्लड इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ब्लड, अब देख लेते हैं कि ब्लड क्या है। इसे सर्कुलेटरी ऑर्गन। ब्लड कहाँ बना? तो बोन मैरो में बना, ये सब बता दिए। तो ये 3 पॉइंट थी, ये 3 पॉइंट देख लो। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए कोलाइड, ब्लड इज ए सर्कुलेशन। अब हम ये देखेंगे कि यहीं पे चलो कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच की अगर हम बात करें तो ब्लड का पीएच जो होता है हमारा, पीएच होता है वो कितना? 7.4 होता है। एंड हम ब्लड का कलर की बात करें, इसका कलर कैसा होता है? तो ओवरऑल अगर हम ब्लड की बात करें, ओवरऑल तो होता है ओप्यूक रेड। कैसा होता है? ओप्यूक रेड होता है। अगर हम ये बात करें कि क्योंकि हमारा ब्लड जो पाया जाता है वो आर्टरी में भी पाया जाता है और वेन में भी पाया जाता है। तो आर्टरी में किस तरह का ब्लड होता है, कैसा कलर होता है आर्टरी का ब्लड का, एंड हम देखेंगे वेन
उसका ब्लड का जो वेन्स में जो ब्लड होता है उसका कैसा कलर होता है, जो आर्टरी में ब्लड होता है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, एंड उसका कलर कैसा होता है, तो ब्राइट रेड, कैसा होता है, ब्राइट रेड, एंड जो वेन्स में ब्लड होता है उसका कैसा कलर होता है, तो डार्क रेड, कैसा होता है, डार्क रेड। अब हम ये जान पहले देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं, छोड़ो वीडियो बंद ही करते हैं, बहुत कम दिख रहा है। लाइट आने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। लाइट आ गई है, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे थे कलर, ब्लड का कलर कैसा होता है, तो ओवरऑल अगर हम ब्लड की बात करें तो ओवरऑल ब्लड का हमारा कलर कैसा होता है, तो ओवरऑल ब्लड का कलर हमारा ऑप्टिक रेड होता है, एंड आर्टरी का ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्राइट रेड होता है, एंड वेन्स का ब्लड का कलर कैसा होता है, तो डार्क रेड होता है। अब हम आप ये बताना कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो आप लोग ये बोलिएगा कि ब्लड के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारा ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है। ये याद रखना है कि हमारा ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। तो आखिर इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या ऐसा पाया जाता है जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन को देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हीम और एक ग्लोबिन। तो हीम का मतलब होता है आयरन, हीम का मतलब क्या होता है, आयरन, एंड ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। आखिर इस आयरन में क्या होता है, जो आयरन होता है इसमें क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम हमारा होता है पोरफायरिन। एक बार पिगमेंट का नाम देख लेते हैं। हाँ, पोरफायरिन होता है पिगमेंट, क्या होता है, पोरफायरिन। क्या होता है, पोरफायरिन पिगमेंट होता है, इसी कारण से हमारा ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। अब पता चल गया ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक ऐसा क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, पोरफायरिन, और ये क्या होता है, हीम। हीम का मतलब क्या होता है, आयरन। आप ये कभी देखे हैं कि अगर छत पे कोई सरिया वगैरह लगा रहता है तो आयरन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन एंड हवा एंड पानी लगता है तो वो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इसी तरह से क्या होता है, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन में जो ये हीम, आयरन, हीम का मतलब आयरन जो पाया जाता है, जब आयरन को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, एंड मॉइस्चर वाटर मिलता है, तो इस ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट पता चला कि रेड क्यों होता है हमारा ब्लड, आज सीख गए। अगर हम देखेंगे ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, अगर हम ओवरऑल ब्लड की देखें, ओवरऑल ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.050 से लेकर के 1.060, ये हमारा क्या होता है, ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है ना कि हमारे ब्लड सेल का ग्रेविटी बताइए, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हमारे ब्लड सेल का। तो अब देख लेते हैं, हम प्लाज्मा का भी देख लेते हैं। जब ब्लड सेल का पूछ सकता है तो प्लाज्मा का भी पूछ सकता है, एंड ब्लड सेल। तो ब्लड सेल का हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो ब्लड सेल का हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.090, एंड प्लाज्मा का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है 1.030। ये हमारा प्लाज्मा का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड सेल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो 1.090। अब यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है, क्या वेरिएशन हो सकता है, तो वेरिएशन ये हो सकता है कि किसी किसी बुक में 1.090 है, किसी बुक में 1.080 है, तो एक ऑन एन एवरेज 1.09 लेके चल सकते हैं, क्योंकि जो मेरे पास बुक है उसमें ये दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये
लिखा। एंड टेम्परेचर की बात करते हैं, सॉरी वेस्कोसिटी का, तो वेस्कोसिटी कुछ नहीं है, वेस्कोसिटी ये होती है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का वेस्कोसिटी वाटर के कंपैरिजन में क्या होता है। तो ब्लड का वेस्कोसिटी जो होता है वो वाटर के कंपैरिजन 5 मोर देन होता है। क्या होता है? 5 मोर देन, 5 गुना अधिक ब्लड का वेस्कोसिटी होता है। किसके अकॉर्डिंग? किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। तो यही पॉइंट सिर्फ एक याद रखना है कि ब्लड का जो वेस्कोसिटी होता है वो वाटर से 5 गुना अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड ब्लड की टेम्परेचर की बात कर ले तो ब्लड की टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। एंड फ़ारेनहाइट की बात करें तो 99.6 फ़ारेनहाइट, 19.6 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में एंड सेल्सियस में 38 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? ज्यादा होता है। किसका? ब्लड का टेम्परेचर। तो ये ओवरऑल ना ब्लड के बारे में कुछ बात थी, वो बता दिए। अब सबसे ज्यादा तो ये बच रहा है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम। क्या? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या है? तो ब्लड हमारे अंदर कितना पाया जाता है? अगर हम एक ऑन एन एवरेज की बात करें एक अडल्ट पर्सन की, चाहे वो मेल हो या फीमेल, हम पूरा इंक्लूड कर रहे हैं, एक अडल्ट पर्सन के अंदर कितना हमारा ब्लड होनी चाहिए? तो एक अडल्ट पर्सन के अंदर हमारा ब्लड होनी चाहिए 5 से 6 लीटर। कितना होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि ब्लड मेल में कितना पाया जाता है, तो मेल में आप बोल सकते हो 5 लीटर एंड 4.5 से 5.5 लीटर। एंड सॉरी, फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर। मेल में कितना? 6 से 7 लीटर या 5.5 से 6.5 लीटर आप जा सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की अगर हमारा बॉडी वेट का 7 से 8%, बॉडी वेट का कितना होता है? 7 से 8%। किसी बुक में 7 है, किसी बुक में 8 है, तो आप दोनों लेके चल सकते हैं कि बॉडी वेट का कितना? 7 से 8% हमारा क्या होता है? ब्लड होता है। यानी कहने का मतलब ये, अगर किसी पर्सन का वजन वेट मान लेते हैं, ये एक यार ये एक पर्सन है, इसका बॉडी वेट अगर हम बात करें तो इसका बॉडी वेट मान लेते हैं 100 केजी है। तो 100 केजी है तो इसमें ब्लड कितना होनी चाहिए? तो इसमें ब्लड 7 से 8 लीटर। यानी कहने का मतलब ये, अगर हमारी बॉडी का वेट मान लेते हैं, एक पर्सन और बनाते हैं, ये एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा को, ठीक, मान लेते हैं कि इसका जो ब्लड है, इसका जो बॉडी का वेट है वो 1 केजी है। कितना है? 1 केजी है। तो इसमें ब्लड कितना पाया जाएगा? 70 से, कितना पाया जाएगा? 70 से 80 ml ब्लड पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? 70 से 80 ml ब्लड पाया जाएगा। तो आप लोग वॉल्यूम भी देख लिए, विस्कोसिटी भी देख लिए, टेम्परेचर भी देख लिए। तो ब्लड के बारे में ओवरऑल सारी बात हो चुकी है। आप देखेंगे ब्लड का कंपोजिशन, देखेंगे आखिर ब्लड किस किस चीजों से मिलकर बना है, ब्लड का कंपोजिशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले ब्लड का फंक्शन पढ़ेंगे। 4 फंक्शन होती है ब्लड की, होती तो बहुत है, लेकिन हम सिर्फ 4 फंक्शन के बारे में बात करेंगे। वो कौन कौन फंक्शन है वो अभी बता देते हैं कि आप लोग नोट डाउन कर लें। तो ब्लड का फंक्शन सबसे पहला देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद देखेंगे प्रोटेक्शन, उसके बाद देखेंगे प्रोटेक्शन के बाद देखेंगे रेगुलेशन, प्रोटेक्शन के बाद क्या देखेंगे? रेगुलेशन, रेगुलेशन के बाद देखेंगे स्टोरेज। ब्लड का फंक्शन, अब मैं हेडिंग लगाइएगा, ब्लड का फंक्शन, ब्लड फंक्शन क्या है? ब्लड फंक्शन,
ब्लड का फंक्शन कितना है, 4 पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है तो बहुत, लेकिन हम 4 पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट बोल सकते जो भी बोले। दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोटेक्शन, तीसरा पढ़ेंगे स्टोरेज, चौथा रेगुलेशन, क्या पढ़ेंगे, रेगुलेशन। हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में हमारा ब्लड किस तरह से हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में किस तरह से हेल्प करता है, स्टोरेज किस तरह से ब्लड किस चीज का स्टोर करता है, और रेगुलेशन किस तरह से करता है। तो एक एक पॉइंट बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। ट्रांसपोर्ट में किस तरह से हेल्प करता है, तो ब्लड जो ट्रांसपोर्ट किस किस चीज का करता है, तो हमारा न्यूट्रिएंट्स का करता है, न्यूट्रिएंट्स ये हम बता रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, न्यूट्रिएंट्स का करता है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट का करता है, वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन, हार्मोन का करता है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, हार्मोन हो गया। और भी होता है, जनरली हम 3 चीज के बारे में देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन। कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो एमिनो एसिड और गैस का, किसका करता है, गैस। कौन सी गैस, O2 एंड ठीक है, गैस का करता है। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड होता है ग्लूकोज, जगह तो बच ही नहीं रहा, तो देख लेते हैं, एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड, फैटी एसिड, इन सब का क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन का करता है। वेस्ट प्रोडक्ट किस तरह से करता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट किस तरह से करता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड केरेटिनाइन, केरेटिनाइन। स्पेलिंग गलती हो तो आप लोग देख लेना। न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, और उसके बाद क्या है, हार्मोन। कौन कौन सा हार्मोन, तो ये रेगुलेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो हार्मोन में हमारा आ जाता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, जिसे T3 भी बोलते हैं। दूसरा आता है T4, इसका नाम है ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, सॉरी ट्राई नहीं, टेट्रा होगा ना, टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन, इस तरह से हार्मोन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब देखते हैं गैस, गैस का कौन ट्रांसपोर्टेशन, कौन कौन सा गैस, O2 एंड CO2, CO2 का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक, ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम करते हैं इसको रिमूव। अब दूसरा देखेंगे, एकदम आसान भाषा में बता रहे, आप लोग को याद होनी चाहिए। क्लास में ही 70%, अगर क्लास में 70% आपको याद नहीं हो रहा, तो फिर हमारे अंदर कोई कमी है पढ़ाने में, या तो फिर आप में कमी है। अगर सारे को याद हो रहा, कुछ स्टूडेंटों को नहीं हो रहा, तो फिर वो मेरे अंदर कमी है। अगर सबको हो रहा है, कुछ स्टूडेंट को याद नहीं हो रहा है क्लास के अंदर 70%, तो फिर आप में कमी है। तो प्रोटेक्शन में किस तरह से हमारा ब्लड हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा WBC,
और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? तो पैथोजन से क्या करने का काम करता है? लड़ाई का काम करता है। पैथोजन से फाइट का काम करता है, इसलिए हमारा क्या होता है? ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है पैथोजन के। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहा जाता है? इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म। इसलिए ये किस चीज में हेल्प करता है? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। क्यों? इसके अंदर बहुत सारा हमारे डिजीज से बचने के लिए बहुत सारा टाइप्स प्रेजेंट है। न्यूट्रोफिल्स जो कि फाइगोसाइटोसिस का काम करता है, बेसोफिल्स जो कि हेपेरिन वगैरह रिलीज करता है। ठीक, तो अब देखेंगे स्टोरेज, किस तरह से हमारा ब्लड स्टोरेज करता है और स्टोरेज करके क्या काम करता है। ये बंद करो यार। स्टोरेज किस तरह से करता है? स्टोरेज किस तरह से करता है हमारा ब्लड? तो स्टोरेज क्या चीज करता है? स्टोरेज करता है न्यूट्रिएंट्स, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड ग्लिसराइड, सॉरी कोलेस्ट्रॉल, ये सभी क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। किस चीज का? स्टोर करने का काम करता है। एंड फैटी एसिड भी करता है इसको, फैटी एसिड। ये सभी चीज क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। कौन? ब्लड। अब स्टोर करके क्या करता है? तो स्टोर करके इसका यूज कब करता है? तो यूज देखो, यूज इसका कब होता है? तो यूज इसका ये कब करता है? तो भूखमरी के कंडीशन में, जब इंसान ना बहुत दिनों तक, मतलब बहुत दिनों नहीं, 1 से 2 दिन तक खाना नहीं खाया हो, तो उस दौरान क्या होता है? ब्लड में हमारा ये सब चीज स्टोर करके रखता है कि भूखमरी कंडीशन में जब इसका जरूरत हो तो वो क्या करता है? रिलीज करता है, और उससे क्या करता है? हमारा ऑर्गन फंक्शन करता है। हमारे ऑर्गन को क्या मिलता है? इससे एनर्जी मिलता है जब ये उसे देता है। तो इस तरह से क्या करता है? हमारा स्टोरेज करने का काम करता है ब्लड। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आखिरी बचता है हमारा रेगुलेशन। तो रेगुलेशन क्या करता है? तो रेगुलेशन क्या करता है? ये हमारा एसिड बेस को रेगुलेट करने का काम करता है। एसिड बेस बैलेंस्ड, एसिड बेस बैलेंस का काम करता है। एंड ये पीएच रेगुलेशन का काम करता है, पीएच वैल्यू को रेगुलेट करता है, रेगुलेशन। और ये क्या करता है? हीमोस्टेटिस में हेल्प करता है, हीमोस्टेटिस में हेल्प करता है। ये हीमोस्टेटिस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। हीमोस्टेटिस कुछ नहीं होता है, एक वर्ड में याद कर लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। हीमोस्टेटिस होता क्या है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टर्म है जो कि अपना पूरे बायोलॉजी के अंदर इस टर्म का कहीं ना कहीं हर चैप्टर में ये आ जाता है। हीमोस्टेटिस क्या है? तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना आप इसके बाहर ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है जो कि एक टॉपिक के अंदर नहीं है, पूरे बायोलॉजी में है, हर चैप्टर में आ जाता है हीमोस्टेटिस। तो हीमोस्टेटिस का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है? तो सिंपल सा बात है कि जो हमारा जो हमारा इंटरनल फ्लूइड क्या होता है, जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये जानो, इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है? ये मेंटेन करने का काम करता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या मेंटेन करता है? तो फ्लूइड बैलेंस करता है। क्या करता है? फ्लूइड बैलेंस। इंटरनल इन्वायरमेंट में किस चीज का बैलेंस करता है? तो फ्लूइड बैलेंस करता है। कौन सा फ्लूइड? जैसे हमारा ब्लड है, क्या फ्लूइड है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, एंड टिश्यू में फ्लूइड पाया जाता है। कि अब इस सब को फ्लूइड को क्या करता है? कोई किसी को ज्यादा ना दे दे, कोई किसी में मिक्स ना हो जाए, कोई जब एक्सचेंज होता है, फ्लूइड एक्सचेंज होता है,
उसमें क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है। कौन? तो हीमेटोस्टेटिस। ये आपस में क्या करता है, फ्लूइड को इंटरनल, जब इंटरनल इन्वायरमेंट, जब क्या होता है, इंटरनल फ्लूइड क्या होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो ये समझ गए हीमोस्टेटिस। और यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फंक्शन कंप्लीट होता है। आप देखेंगे ब्लड की टाइप, ब्लड कितने टाइप का होता है, ब्लड क्या होता है, उसके बाद कर देंगे ब्लड को, थोड़ा चैप्टर बंद करेंगे वीडियो। आप देखेंगे ब्लड, सबसे पहले देखते हैं ब्लड। ब्लड को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। आज पूरा ब्लड तो यही खत्म कर देंगे ये चार्ट में। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनाएंगे। एक होता है सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट, एक होता है हमारा लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट। तो सॉलिड पार्ट कितना होता है, सॉलिड पार्ट जो होता है 45% होता है, एंड लिक्विड पार्ट जो होता है वो हमारा 55% होता है। और वो लिक्विड में हमारा क्या पाया जाता है, तो लिक्विड के अंदर हमारा पाया जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा। एंड सॉलिड के अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड सेल, ब्लड सेल। कौन कौन सा ब्लड सेल? तो हमारा ब्लड सेल कौन कौन होता है 45% में? तो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा को भी अगर हम कैटेगराइज करें, तो प्लाज्मा को भी कैटेगराइज करते हैं। प्लाज्मा को भी बांटते हैं हम दो भागों में, सॉलिड, फिर से इसे, एंड लिक्विड। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो सॉलिड जो होता है वो ज्यादा कितने परसेंट में होता है, 8% में। एंड लिक्विड जो होता है वो 90 से 92% में होता है, लिक्विड। एंड लिक्विड में क्या होता है, तो हमारा लिक्विड में सिर्फ एक चीज आता है, वाटर। अब वाटर में पूरे ब्लड में 90 से 92% नहीं पाया जाता है, ये प्लाज्मा का वाटर है। प्लाज्मा में कितना पाया जाता है, हम इसे छोड़ दिए, इसको इंक्लूड इसमें नहीं करना। ये प्लाज्मा को अब अलग कर लिए हैं और ब्लड सेल को अलग कर लिए हैं। तो प्लाज्मा के अंदर जो हमारा लिक्विड होता है वो कौन होता है, लिक्विड पर्सेंट वाटर। कितना परसेंट में होता है, 90 से 92% में। एंड सॉलिड पार्ट में क्या होता है, सॉलिड पार्ट में भी इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। सॉलिड पार्ट में भी हमारा आता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब देखेंगे ऑर्गेनिक के अंदर क्या हमारा पाया जाता है, इनऑर्गेनिक के अंदर क्या पाया जाता है। सॉरी, 8% में क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक पार्ट भी पाया जाता है, इनऑर्गेनिक पार्ट भी पाया जाता है, और हमारा एक और पार्ट पाया जाता है प्रोटीन, जो कि हम अभी भूल जाते हैं। मैंने तो वही पढ़ाना ही प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन। तो ये 8% में पाया जाता है। 90 से 92% में हमारा लिक्विड होता है, 8% में सॉलिड। तो इनऑर्गेनिक कितना होता है, तो 0.5, ये भी पाया जाता है 0.5, और ये पाया जाता है 7%। तो ओवरऑल 8% हो गया, और ये 1-1% होता है। ठीक, 1-1% में क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, एंड 7% प्रोटीन और 1% इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक के अंदर हमारा पाया जाएगा न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि ऊपर में ब्लड फंक्शन का देखे थे ट्रांसपोर्टेशन में, वहीं से भी यहाँ भी पाया जाएगा। एंड हार्मोन, एंजाइम्स, एंटीबॉडी, हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी।
इनऑर्गेनिक में क्या क्या पाया जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, ये सभी क्या पाए जाएंगे? हमारे इनऑर्गेनिक में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे? इनऑर्गेनिक में पाए जाएंगे। एंड फॉस्फेट भी, फॉस्फेट, ये सभी इनऑर्गेनिक में पाया जाएगा। एंड प्रोटीन में कौन कौन पाया जाएगा? तो प्रोटीन को हम अलग से देखेंगे, प्रोटीन को रहने दो क्योंकि प्रोटीन के बारे में ही मैं जानना। अब इधर आ जाओ, तो इधर क्या है? हमारा ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? आरबीसी के फॉर्मेशन को बोलते हैं इरेथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोपोएसिस। एंड डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस। एंड प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। अदर नाम यहाँ पे लिख देते हैं पहले, अदर नेम। तो आरबीसी का अदर नेम क्या है? इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस। डब्ल्यूबीसी का अदर नेम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का अदर नाम है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स का अदर नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, बस इतना ही जानना। बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का तीनों का ये अलग एक एक वीडियो होगा। एंड अभी सिर्फ जान लेते हैं प्रोटीन के बारे में। तो हम इसे करते हैं इरेज, एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाएंगे, करते हैं रिमूव इसे। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन अगर देखें तो ये कितना पाया जाता है? 7.4 ग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता है कि प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर कितना ग्राम में पाया जाता है? तो 7.4 ग्राम। अब इसे याद कैसे रखें? तो याद इस तरह रखें क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ब्लड का पीएच वैल्यू भी होता है 7.4। एंड हमारा प्लाज्मा प्रोटीन भी जो पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 7.4 ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार लगा लो उतना कम। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है प्लाज्मा प्रोटीन से। वो देखेंगे मेजर 3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं, बाकी होते तो बहुत हैं लेकिन मैं हम मेजर की बात करें तो मेजर 3 प्रोटीन्स होता है। एक एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, तीसरा एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। सबसे पहले ये देखें कि एल्ब्यूमिन कितना परसेंटेज पाया जाता है। इसका 5 फंक्शन देखेंगे, 5 चीज में ही पूरा इसका कवर हो जाएगा। इसका देखेंगे पहले परसेंटेज, परसेंटेज। एंड उसके बाद देखेंगे प्लाज्मा लेवल, प्लाज्मा लेवल। उसके बाद देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट, एक बार देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं। वीडियो तो बन रहा है क्योंकि अकेले हैं यार, इसलिए सब कुछ देखना पड़ता है। और हम भर लेते हैं, इंक भी खत्म हो गया है। देखते हैं अगर खुल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी से काम चलाना होगा। खुल गया, थोड़ा सा जब तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए।
तो तक हम ईंट भर लेते हैं। मेरे हाथ पे भी गिर गया यार हर बार में। देखो यार मेरे हाथ पे भी गिर गया। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट, उसके बाद हम देखेंगे इसका परसेंटेज हो गया, प्लाज्मा लेवल हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट के बाद देखेंगे हम इसका फॉर्मेशन, कहाँ इसका फॉर्मेशन हुआ है। फॉर्मेशन के बाद देखेंगे इसका लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन कितना है, और कोई भी चीज छूट रहा है। चलो इतना है। अब इसी तरह से सबका देखेंगे ये कितना परसेंटेज में पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं 60 to 70% में ये पाया जाता है सबसे ज्यादा। एल्ब्यूमिन हाई अमाउंट में क्या होता है, एल्ब्यूमिन क्या होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है नंबर में। हाई लेवल ऑफ नंबर में क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन होता है, एल्ब्यूमिन। लेकिन एल्ब्यूमिन क्या होता है कि साइज में सबसे छोटा होता है। क्या होता है, नंबर में तो सबसे बड़ा होता है लेकिन साइज में स्मॉल होता है। ये बात याद रखना। एल्ब्यूमिन क्या होता है, नंबर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि 60 से 70% क्या होता है, एल्ब्यूमिन ही पाया जाता है, लेकिन साइज में सबसे छोटा होता है, स्मॉल होता है। एंड प्लाज्मा लेवल की बात कर ले तो प्लाज्मा लेवल ये पाया जाता है 4.8 ग्राम। आप जान सकते हैं कि टोटल प्रोटीन जो होता है 7.4 ग्राम ही होता है, उसमें से 4.8 ग्राम अकेले एल्ब्यूमिन के पास होता है। और इसका एक पॉइंट बन गया, फंक्शन बच गया, तो मेन फंक्शन देखना। और फंक्शन जिसका जिसका भी होगा ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और फॉर्मेशन जिसमें स्टार लगा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका 69,000। फॉर्मेशन इसका कहाँ होता है, तो लीवर में। लाइफ स्पेन इसका कितना होता है, 8 से 10 दिन। फंक्शन इसका मेन फंक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन क्या होता है, तो एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन ये याद रखना यार, कुछ याद रखना न रखना, ऑस्मो रेगुलेशन याद रख लेना इसमें। एंड फॉर्मेशन इसका कहा होता है लीवर। ये 2 पॉइंट तो याद जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। दूसरा इसमें भी देख लेते हैं परसेंटेज, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे। एंड प्लाज्मा लेवल, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, तो हम मॉलिक्यूलर वेट, उसके बाद हम लिख लेते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बाद क्या लिख लेते हैं, फंक्शन। और इसका पाया जाता है टाइप, तो टाइप देख लेते हैं। तो कितना परसेंटेज में ये पाया जाएगा, ग्लोब्यूलिन पाया जाएगा 36%। कितना, 36%। एंड प्लाज्मा लेवल कितना पाया जाएगा, 2.3 ग्राम। ये ऑन एन एवरेज लिख रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 90,000। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका भी फॉर्मेशन होता है लीवर में। एंड फंक्शन इसका क्या है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इम्यून डिफेंस में। इसमें होता है इम्यून डिफेंस में। हम आपके सामने इसलिए लिख रहे हैं कि आप भी मेरे साथ लिखें, इसलिए हम लिख रहे हैं कि रनिंग नोट्स के फॉर्म में लिखिए। नहीं तो हम चाहते तो लिख के भी ये सब बताते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं लिख के, ताकि आप भी लिखें मेरे साथ और याद करने की कोशिश करें।
ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी टाइप की बात, इम्यून डिफेंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो प्लाज्मा, आप लोग जब जानते होंगे कि जब कोरोना वायरस आया था तो दिल्ली में ना केजरीवाल क्या किए थे, एक प्लाज्मा डोनेशन लगाया, प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया था। जिस तरह से हमारा ब्लड डोनेट किया जाता है उसी तरह से प्लाज्मा भी डोनेट किया जाता है। तो कोरोना वायरस के समय क्या हुआ था कि प्लाज्मा लोग डोनेट कर रहा था, प्लाज्मा बैंक बना था। तो आखिर प्लाज्मा में ऐसा क्या पाया जाता था जो लोग डोनेट करता था, और जब प्लाज्मा डोनेट करता था किसी व्यक्ति को तो वो कोरोना वायरस से बच जाते थे, कोरोना वायरस से उसे नहीं होता था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि यही कारण है कि प्लाज्मा में हमारा पाया जाता था ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या है? इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म का। यही रीजन था कि प्लाज्मा क्या होता, हमारा डोनेट हो रहा था, क्योंकि इसका काम क्या है? इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म का। ये क्या करता है? किसी भी पैथोजन से लड़ने का काम करता है। जब हमारे बॉडी में कोरोना वायरस आता तो उससे लड़ने का काम कौन करता है? ग्लोब्यूलिन। अब किसी में क्या होता है? प्लाज्मा का लेवल ही कम है, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल ही कम है, तो क्या उसको बहुत कोई भी डिजीज कॉज नहीं करेगा? होगा, क्योंकि उससे लड़ने के लिए ये ग्लोब्यूलिन ही नहीं रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं इसकी टाइप। इसकी अगर मेजर टाइप की बात करें तो इसकी 3 टाइप्स होती है, वो देख लेते हैं। एक होती है एल्फा ग्लोब्यूलिन, एल्फा ग्लोब्यूलिन। एक होता है बीटा ग्लोब्यूलिन, एक होता है गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन, जो एल्फा ग्लोब्यूलिन होता है ना, फर्दर ये भी 2 टाइप का होता है। एल्फा 1 ग्लोब्यूलिन एंड बीटा 1 ग्लोब्यूलिन। ठीक, एल्फा 1 ग्लोब्यूलिन और बीटा 1 ग्लोब्यूलिन, ये फर्दर क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक, एल्फा 1 बीटा 1। तो अब हम ये देखेंगे कि ये एल्फा और बीटा का कहाँ फॉर्मेशन होता है। जो एल्फा एंड बीटा का फॉर्मेशन होता है ना, वो कहाँ होता है? लीवर, एस्पिलिन एंड बोन मैरो। अगर नहीं देखे तो हम बता रहे हैं कि एल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? लीवर, एस्पिलिन एंड बोन मैरो। लेकिन ये गामा ग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो गामा ग्लोब्यूलिन का जो हमारा फॉर्मेशन होता है, गामा ग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो एक बार 1 मिनट इसके लिए देखना पड़ेगा मुझे। गामा ग्लोब्यूलिन का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा होता है बी लिम्फोसाइट में। गामा ग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट में होता है। आप लोग को इतना जान गए। याद मेजर क्या रखना है? तो याद हमको ये पॉइंट रखना है इसमें कि गामा ग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? तो बीटा, बीटा कहते हैं बी लिम्फोसाइट से। एंड एल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? लीवर, एस्पिलिन एंड बोन मैरो से। दूसरा ये रखना है, ग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन ओवरऑल कहाँ से हुआ है? लीवर से। ये, और इसका फंक्शन क्या है? इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म का। बस इतना याद रखना है इसमें। जो जो स्टार लगा है उसको तो रट जाओ, चाहे जैसे रटो, हंस के रटो, रो के रटो, जैसे रटो, रटना ही पड़ेगा। अब हमारा बच गया है फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन का वही कंडीशन है, इसका परसेंटेज देखेंगे, प्लाज्मा लेवल देखेंगे, प्लाज्मा लेवल देखेंगे, उसके बाद फंक्शन। 1 मिनट देख लेते हैं, वीडियो बन रहा है क्या? हाँ, वीडियो बन रहा है। फंक्शन देख लेते हैं, परसेंटेज, प्लाज्मा लेवल, फंक्शन एंड मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड फॉर्मेशन। अगर फॉर्मेशन की बात करें ना, तो चाहे एल्ब्यूमिन हो या ग्लोब्यूलिन हो या फाइब्रिनोजन हो, सबका फॉर्मेशन लीवर से ही हुआ है।
तो परसेंटेज की बात कर लें तो ये पाया जाता है 4%। एंड प्लाज्मा लेवल की बात कर लें तो प्लाज्मा लेवल इसमें कितना पाया जाता है, तो 4.8, ये 0.37 ग्राम पाया जाता है। ठीक, इतना पाया जाता है। फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या, ब्लड क्लॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लॉट। एंड मॉलिक्यूलर वेट की बात करें 4 से 5 लाख। एंड फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, लीवर में। यहाँ फिर भी वही याद रखना है, फंक्शन, फॉर्मेशन, बस 2 चीज यहाँ भी याद रखना है। एंड इसका कोई टाइप नहीं होता है फाइब्रिनोजन में। और क्या देखना, बस इतना ही। और 2 पॉइंट और नोट करना है, क्या कि अगर हमारे ब्लड सेल से अगर हम प्लाज्मा को निकाल दें, सॉरी गलत लिख दिया, ब्लड से अगर हम माइनस कर देते हैं किसको, ब्लड सेल को, तो क्या मिलता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा। लेकिन अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें तो उसे बोलते हैं हम सीरम। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना स्टार लगा लो उतना कम है। कि प्लाज्मा सेल से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल लें या तो उसे क्या बोलते हैं, सीरम। या ऐसे क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा जाता है कि प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में हमारा फैक्टर 9 और फैक्टर 10 भी आता है। तो प्लाज्मा से क्या फाइब्रिनोजन निकाल लेते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, सीरम। तो ये न किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे करते हैं हम एंड। अब अगला जो वीडियो होगा वो आरबीसी से होगा, एनडब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, 3 वीडियो और ब्लड का होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्सों को बताइए मेरे बारे में और उसे वीडियो शेयर कीजिए और उसका भी भला होगा। क्योंकि बहुत डिटेल्स में बता रहे हैं पूरे बायोलॉजी, चाहे वो 11th हो 12th हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम का हो, चाहे जनरल कंपटीशन का हो, चाहे नर्सिंग फील्ड में हो, सभी के लिए। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।